जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन की सभी प्यारे दोस्तों को टीचिंग विद आनंद चौहान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस सामान्य ज्ञान की येलो बुक को निरंतर पेज बाय पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो आज दोस्तों ये हमारी येलो बुक की 38वीं क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा और एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर भी कर देंगे। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं तो एक बार आप सभी दोस्त वीडियो को शेयर करके उन सभी को क्लास में दोस्तों लाएं जो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाली है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, जीडीएमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पुस्तक जो है आपकी येलो बुक की, ये सामान्यतः दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज दोस्तों भूगोल में जहाँ तक कि हमने पिछली वीडियो में दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका में बारे में पढ़ा था, तो दोस्तों आज आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे जलमंडल की। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जलमंडल के बारे में बताया नहीं था, क्योंकि वहाँ से हमने क्लास स्टॉप कर दी थी। तो आज दोस्तों वहीं से आपकी ये क्लास फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से आ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की ये क्लास डेली लाइव रात 8 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी पर दोस्त वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको उचित समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना बात किए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जलमंडल के बारे में। जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है संपूर्ण पृथ्वी का, यानी कि दोस्तों पूरी पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। जलमंडल यानी कि दोस्तों 71% भाग पृथ्वी पर जल से घिरी हुई है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर यदि हम जल का पूछें कि जल कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो दोस्तों पृथ्वी के 71% भाग पर जल ही जल है। यानी कि दोस्तों 71% भाग पर दोस्तों जलमंडल फैला हुआ है, जलमंडल का विस्तार है, जल ही जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और बाकी का दोस्तों जो आपका 29% भाग बचा, कितना दोस्तों 29%। हर चीज़ होती है दोस्तों 100%। तो यानी कि दोस्तों पृथ्वी क्या है, अपने आप में 100% है। तो 71% भाग को दोस्तों क्या है, जलमंडल है। और बाकी के दोस्तों 29% भाग पर, 29% भाग पर जहाँ पर दोस्तों हम लोग निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं, जनसंख्या निवास करती है, तो हम लोग दोस्तों 29% भाग पर निवास करते हैं। पृथ्वी के 29% भाग पर मनुष्य निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं, और बाकी के 71% भाग पर जलमंडल फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? चलिए, और दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप प्रतिशत में पूछा जाए तो लगभग 71% बताना है, और यदि दोस्तों 3/4 भाग, यदि बटे में पूछा जाए तो आपको 3/4 भाग बताना है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 60.7% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल है। यदि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उसका दोस्तों लगभग 60.7% भाग जल से घिरा हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो 80.9% भाग जलमंडल का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। यदि बात आती है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितने प्रतिशत जल महासागर में है, जो कि खारा पानी है। आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। समुद्र का जल कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा खारा पानी होता है समुद्र का। इसी कारण क्या होता है, जो लवण बनते, जो नमक बनते हैं जिसको सॉल्ट बोलते हैं, नमक हमें दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से ही प्राप्त होता है। और इसी कारण दोस्तों जो है नमक की दोस्तों क्वांटिटी ज़्यादा होने से समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो दोस्तों पृथ्वी की उपस्थिति में जल की यदि कुल मात्रा पूछी जाए तो पृथ्वी पर उपस्थित जल की जो मात्रा है उसका दोस्तों 97.5% जल महासागर में है। यानी कि जितने भी दोस्तों महासागर हैं उन सभी का पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जल है उसकी कुल मात्रा का 97.5% भाग तो दोस्तों महासागर में है, जो कि कैसा पानी है दोस्तों, खारा पानी है। तो आपका एग्जाम में जब भी कोई, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समुद्र का जल कैसा होता है दोस्तों, खारा होता है।
यदि बात करते हैं दोस्तों कुल जल की, तो कुल जल का 2.5% भाग ही स्वच्छ तथा मीठा है, जिसको दोस्तों हम पीते हैं। यदि बात की जाए कि मनुष्य कुल जल का कितने प्रतिशत भाग जो है जल जो है स्वच्छ है, मीठा जल है, जो मनुष्य जो है इसको पीता है, तो दोस्तों कुल जल का 2.5% भाग ही उसका स्वच्छ है, पीने योग्य है। और बाकी का कैसा है दोस्तों? खारा है, जो कि महासागर में है। अगला पॉइंट है महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण। महासागरीय जल यानी कि दोस्तों जो महासागर में जल है वो उसके 2 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? पहला दिया गया है टेम्परेचर, तापमान, दूसरा दिया गया लवणता। यानी कि दोस्तों लवणता यानी नमक यानी सॉल्ट, और तापमान टेम्परेचर। ये दोस्तों महासागरीय जल में 2 चीज़ें महत्वपूर्णता गुणता है इनकी, ये दोस्तों चीज़ अधिकतम पाई जाती हैं। महासागर जलमंडल का वह भाग है जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, तो महासागर कहते हैं। महासागर दोस्तों, महासागर यानी कि बहुत ही बड़ा सागर, ना तो उसका कोई दोस्तों निश्चित सीमा होती है, ना ही उसका कोई दोस्तों निश्चित भाग होता है। यानी कि दोस्तों इसकी कोई भी सीमा निश्चित नहीं है कि ये सागर कहाँ तक फैला हुआ है। तो ऐसे दोस्तों सीमा जब निश्चित नहीं होती है तो ऐसे सागरों को हम महासागर कहते हैं। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, सभी लोग जानते होंगे और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर। दोस्तों कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे, और यदि आपको पहले से पता है तो आप कर सकते हैं, पहले से पता नहीं है तो आप कर सकते हैं। महासागरों की यदि औसत गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है दोस्तों वो 3800 मीटर होती है। यानी कि दोस्तों 3800 मीटर इसकी दोस्तों क्या है? गहराई है, जो कि संसार का सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्लियर दोस्तों? अगला पॉइंट है समुद्र। वो हो गया दोस्तों महासागर। ये बात करते हैं समुद्र की। समुद्र की बात करते हैं दोस्तों, जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो। कितनी तरफ से दोस्तों? 3 तरफ की जल से घिरा होता है और एक तरफ महासागर से मिला हो, तो उसे दोस्तों समुद्र कहते हैं। समुद्र और महासागर में दोस्तों बहुत अंतर है, क्योंकि दोस्तों जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ दोस्तों महासागर से मिला हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। बात करते हैं खाड़ी, जिसको बोलते हैं गल्फ। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी। किसकी खाड़ी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या है, उसके जो बंगाल की खाड़ी में जो दोस्तों जो स्थलीय भाग से प्रवेश करता है, तो उसमें दोस्तों एक जल का क्षेत्र अलग से बन जाता है, जिसको खाड़ी कहते हैं। तो यानी कि दोस्तों वो खाड़ी तो है ही, लेकिन वो कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में वो खाड़ी है, तो इस कारण दोस्तों उस खाड़ी को बोल दिया गया बंगाल की खाड़ी, जिसका महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है दोस्तों? उसका जो जल का टेम्परेचर है वो दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात करते हैं आकार में, तो आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। यदि बात करते हैं टेम्परेचर की और उसके आकार में उसके डिफरेंट की, तो दोस्तों अटलांटिक महासागर है वो वार्षिक तापांतर के प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है, टेम्परेचर हाई होता है। दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम तुलना करें, तो दोस्तों सबसे अधिक जो तापांतर होता है वो किसका होता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। यानी आप समझ गए? नहीं समझे? उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होगा या दक्षिणी गोलार्ध का? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, भाषा को समझेंगे। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, यानी कि यदि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध का जो तापांतर है वो दोस्तों सर्वाधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम दोस्तों पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब तक हम दोस्तों 70 पेजों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। जो दोस्तों समुद्र में दोस्तों जो लवणता पाई जाती है, जो दोस्तों खारापन पाया जाता है, वो दोस्तों प्रति हजार में हम व्यक्त करते हैं। और समुद्र जल की औसत जो लवणता का भाग है वो दोस्तों 35 प्रति हजार होती है।
ठीक है, प्रति हज़ार में व्यक्त करते हैं ना, तो कितनी है दोस्तों 35 प्रति हज़ार, यानी कि 1000 पर 35% भाग। अगला पॉइंट, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। दोस्तों जहाँ पर समान खारापन स्थान होता है कि यहाँ पर इतना पानी खारा है, उसके बाद यहाँ पर इतना जो भी लवण है वो खारा है, उसके आगे बढ़ने के बाद वो और भी ज़्यादा खारा होता है, तो दोस्तों उनके स्थानों को मिलाकर एक रेखा खींच दी जाती है जिसको हम बोलते हैं समलवण रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? समलवण रेखा कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की की वॉन झील में है, जो दूसरा स्थान अमृत सागर का है। यदि बात करते हैं संसार की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, संसार की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है या लवणता झील कौन सी है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। संसार की सबसे अधिक लवणीय झील वॉन झील, जो कि आपके तुर्की में स्थित है, जो कि संसार की सबसे पहली झील है जिसमें लवणीय मात्रा अधिक होती है, तो उसका नाम है वान झील। यदि दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरा है मृत सागर, जिसमें दोस्तों ये दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में लवणीय पाया जाता है, लवणता पाई जाती है। अगला पॉइंट, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित एक मैरियाना गर्त है, जो कि सबसे गहरा गर्त है। आपको यह बात दोस्तों भूगोल में ही पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ये स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। दोस्तों समझ गए, 11 किलोमीटर है, यानी कि दोस्तों 11,000 मीटर, 11,000 मीटर दोस्तों इसकी लगभग गहराई है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चैलेंजर गर्त, क्योंकि यह दोस्तों संसार का सबसे गहरा गर्त है, इसी कारण दोस्तों इसको चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हमने आपको दोस्तों पहले भी बताया था। ग्रेट बैरियर रीफ आपका यह कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से समझेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ये दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो आपके ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित है। यदि आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन मिलता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जिसकी दोस्तों सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यदि इसकी स्थिति के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थिति आपको कहाँ बताना है? इसकी जो स्थिति है वो दोस्तों सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थिति है, और यह कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला पॉइंट है विश्व के प्रमुख गर्त, यानी कि दोस्तों ऐसे कौन से गर्त हैं जो दोस्तों संसार में सबसे गहरे हैं। यदि हम बात करते हैं पहले गर्त की, इसको एक बार ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे, इसके बाद समझेंगे। पहला दिया है दोस्तों मेरियाना गर्त, जो कि दोस्तों संसार का सबसे गहरा गर्त है। ये आपका कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। दूसरा है टोंगा गर्त, ये दोस्तों आपका दूसरे नंबर का गर्त है, दूसरे नंबर का गहरा गर्त है, जो कि यह भी आपका दोस्तों प्रशांत महासागर में है। तीसरा है दोस्तों आपका मिंडनाओ गर्त, ये भी आपका दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। चौथा है आपका सुंडा गर्त, ये आपका दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। बात आती है कि संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ये दोस्तों आपके कैसे हैं? विश्व के हैं। ये आपके दोस्तों विश्व के गहरे गर्त हैं, विश्व की। तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों जो विश्व के गहरे गर्त हैं, इनमें से सबसे पहला स्थान आपको किसको देना होगा? प्रशांत महासागर को। दूसरे नंबर पर पूछा जाए टोंगा गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा पूछा जाए मिंडनाओ गर्त, ये भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। चौथा पूछा जाए सुंडा गर्त, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। अब आप यदि चारों याद रखना चाहते हो तो चारों याद रख सकते हो। यदि आप चार याद नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आपको पहला मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर, चौथा आपका सुंडा गर्त हिंद महासागर, ये दो आपको कंपलसरी याद तो होने ही चाहिए कि मेरियाना गर्त किस सागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। ये दो तो आपको याद होने ही चाहिए। यदि आप दोस्तों चारों याद कर लेते हैं, चारों, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके एग्जाम में यदि गर्त से ये कोई क्वेश्चन बना कि संसार के प्रमुख गर्त के बारे में बताइए, तो इन चार से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और यदि आप चार याद नहीं रख पा रहे तो ये दो आप याद रखिए जाइएगा, इन दोनों में से ही आपको एक जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर के बारे में बात करते हैं, इसका आकार कैसा है और कितना बड़ा है, इसका कितने प्रतिशत भाग दोस्तों धरातल से ढका हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है, यह धरातल का 1/3 भाग 1/3 भाग को ढकता है। इसकी आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है, इसने ट्रायंगल के आकार की है, एवं क्षेत्र दोस्तों संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। यदि दोस्तों जो संपूर्ण क्षेत्र स्थल है उसके क्षेत्रफल से भी दोस्तों इसका आकार जो है वो अधिक है। कितना है दोस्तों? अधिक है। तभी तो दोस्तों जितने भी पृथ्वी पर महासागर है वो दोस्तों पृथ्वी पर 71% भाग पर फैले हुए हैं। तो दोस्तों धरातल के 1/3 भाग को ये प्रशांत महासागर ढकता है और इसकी आकृति दोस्तों कैसी है? त्रिभुजाकार है। यदि आपसे देखिए आकृति दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आकृति इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? सर्पलाकार, त्रिभुजाकार, डिम्बलाकार। तो आपको ऐसे ऑप्शन में क्या करना होगा? त्रिभुजाकार आपको इसका आंसर चुनना होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है, इसका शीर्ष भाग बेरिंग जलसंधि पर, आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर, इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिकी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो इस पॉइंट को समझेंगे। काफ़ी लोगों को ये पॉइंट दोस्तों समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों प्रशांत महासागर का जो शीर्ष भाग है, सबसे ऊंचा भाग है दोस्तों, वह बेरिंग जलसंधि पर है, तथा आधार जो नीचे का हिस्सा है वो दोस्तों आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, और इसका जो पश्चिम में एशिया, पश्चिमी भाग जो है दोस्तों इसका एशिया महाद्वीप पर है, तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो दोस्तों इसके पूर्वी भाग में है। और उत्तर दक्षिण की यदि हम बात करते हैं, उत्तर दक्षिण की बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ये दोस्तों इसके भाग हैं जो कि इस महासागर के दोस्तों आसपास जो चारों ओर फैले हुए हैं, ये दोस्तों उनके समीप स्थित हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला है, इस विशाल महासागर में कुल 2000 से अधिक द्वीप हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि प्रशांत महासागर में कुल कितने द्वीप हैं, प्रशांत महासागर में कुल कितने द्वीप हैं, ये दोस्तों आपका पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रशांत महासागर में कुल कितने द्वीप हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 2000। कुल 2000 द्वीप हैं। 2000 से भी अधिक आपको ऑप्शन मिल सकता है यदि आपको कुछ ऐसा। और एक बात आपको बता दूं कि यदि आपके एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार का यदि ऑप्शन मिलता है 2010, यदि आपके एग्ज़ाम में 2010 का ऑप्शन मिला और साथ में यदि आपको 2000 का भी ऑप्शन दिया, और आपने किताब में क्या पढ़ा कि पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में कुल कितने अधिक द्वीप हैं? 2000 से अधिक। तब उसी कंडीशन में इस प्रकार का यदि आपका एग्जाम में ऑप्शन बनता है तो ऐसी कंडीशन में आप 2000 को नहीं चुनेंगे, तो 2010 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2000 से अधिक है। करेक्ट 2000 तो द्वीप है नहीं, अब कितने हैं? तो वो दोस्तों लगभग में 2000 से अधिक द्वीप हैं। यदि आपको 2000 से प्लस कोई वैल्यू नहीं दी गई ऑप्शन में, यदि नीचे है तब आपको दोस्तों 2000 को चुनना है। यदि 2000 से 1, 2, 3 कोई भी अंक यदि ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा वाले को आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अब तक की दोस्तों सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अटलांटिक महासागर की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर यह दोस्तों संसार का छठा भाग है। यह दोस्तों संसार का छठवां भाग है, जो क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। कितना है दोस्तों? 16% है। यह दोस्तों छठवां भाग है संसार का। इस संसार का दोस्तों छठवां भाग है, और इसके यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के लगभग आधा है, और इस संसार के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये विश्व का क्षेत्रफल पे दृष्टि से दोस्तों अटलांटिक महासागर 16% भाग है। कितना है दोस्तों? 16% भाग पर विस्तार किए हुए हैं। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी की सर्पिलाकार, एसकार, इस तरीके की आकृति से मिलती है। दोस्तों आप जब भी अटलांटिक महासागर को दोस्तों किसी मैप द्वारा देखेंगे तो आपको इस मैप की आकृति जो इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार की एस आकार की आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी अटलांटिक महासागर की, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं सर्पिलाकार। कुछ इस प्रकार की दोस्तों आपको आकृति दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं सर्पिलाकार है। इसी कारण दोस्तों इस महासागर को हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी की एस आकृति का महासागर या दोस्तों सर्पिलाकार महासागर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की आकृति किस महासागर में है? तो आपका जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। सिंपल सा एग्जामिनर घुमाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसी दिखती है या एस अक्षर के समान है? तो आपका जवाब होना चाहिए अटलांटिक महासागर।
तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जामिनर कितना गहरे से गहरा, कितना घुमा फिरा के पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चिम में उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और पूर्व में यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। बरमूडा भी दक्षिण अमेरिका महासागर में स्थित है। बरमूडा से आपको याद आया होगा बरमूडा ट्रायंगल। जो बरमूडा ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार का होता है। ये दोस्तों क्या है, बरमूडा ट्रायंगल है। ये आपका दोस्तों दक्षिण अटलांटिका महासागर में स्थित है। ये आपका दोस्तों है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो बरमूडा ट्रायंगल पर काफ़ी राज हैं। ये क्या हकीकत है, क्या फसाना है, तो दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है। बरमूडा ट्रायंगल पर दोस्तों एक मूवी भी बनी हुई है हॉलीवुड की, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लेना कभी भी जब भी आपको टाइम मिले। तो बरमूडा ट्रायंगल पर दोस्तों ये आपका दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है बरमूडा भी। तो बरमूडा ट्रायंगल की दोस्तों बात ये है, कहते हैं कि दोस्तों कुछ लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय है, चुंबकत्व का अभाव ज़्यादा है। इस कारण दोस्तों ये जो बरमूडा ट्रायंगल की जो भी दोस्तों आसपास कोई भी बोट हुई, कोई भी नाव हुई, या दोस्तों इसके ऊपर से कोई भी पक्षी निकला, या कोई भी दोस्तों प्लेन, कोई भी फाइटर जेट, कोई भी एरोप्लेन जब भी निकलता है तो दोस्तों उसको ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये दोस्तों एक विशाल दोस्तों गड्ढा सा है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल आकार का बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर समा जाता है, अंदर चला जाता है तल तक। तो दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं, मूवी में भी बताया है, यूट्यूब पे दोस्तों काफ़ी ऐसी फैक्ट वीडियोस पड़े हुए हैं। कहते हैं इसमें दोस्तों पहले जो त्रेता युग में दोस्तों जब हनुमान जी दोस्तों समुद्र पार कर रहे थे, जड़ी बूटी जो लेने गए थे, तो दोस्तों उस समय दोस्तों हनुमान जी की परछाई को कहते हैं किसी बरमूडा ट्रायंगल से होके वो निकले थे और उनकी परछाई को दोस्तों कैद कर लिया था, ऐसा लोग कहते हैं। अब क्या क्लियर ये बात है, तो दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है। जितना मेरे को पता है लोग कहते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं करनी है, बस इतना आपको याद रखना है कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है, दक्षिण अंटार्कटिका। लेकिन आपको इसके बारे में बता देता हूँ। कहते हैं कि उसको परछाई जो पकड़ लिया था, तो दोस्तों वो ऐसे ही कुछ भूतिया राज बताए जाते हैं ऐसा लगभग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है अब ये क्या कहा जा सकता है भाई, कुछ पता नहीं है इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में राज, ना ही दोस्तों वहाँ तक कभी कोई क्लियर पहुँच पाया है, ठीक है दोस्तों, ना ही किसी ने इसकी कोई भी क्लियर सच्चाई अभी तक प्राप्त की है। तो दोस्तों चलिए इस बात को छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोमांस गंभीर की ओर चलते हैं। रोमांस गंभीर जो है वो अटलांटिक महासागर को 2 बराबर भागों में बांटता है दोस्तों। रोमांस गंभीर एक दोस्तों रेखा है जो अटलांटिक महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए तो यहाँ तक की दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों हिंद महासागर की। हिंद महासागर दोस्तों, हिंद महासागर में दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये पहला पॉइंट, पहले पॉइंट को समझेंगे। हालांकि इसमें पहला पॉइंट दिया नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, मेडागास्कर। पहला पॉइंट दिया गया, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। और यह एक अर्ध महासागर है, यह एक अर्ध यानी कि आधा महासागर है। इस कारण दोस्तों इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस महासागर का सबसे, देखिए पॉइंट दिया गया है, इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है दोस्तों, मेडागास्कर। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। डियागो गार्सिया द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये मेडागास्कर वाला, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डियागो गार्सिया, ये डियागो गार्सिया क्या है दोस्तों, एक डियागो गार्सिया एक द्वीप का नाम है जो कि आपका हिंद महासागर में स्थित है। ये डियागो गार्सिया एक द्वीप है, ये भी दोस्तों आपका हिंद महासागर में स्थित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा हिंद महासागर में। अगला है दोस्तों मॉरिशस द्वीप। कौन सा दोस्तों, मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस द्वीप भी इस महासागर में स्थित है और इस द्वीप का निर्माण एक ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। यदि बात किया जाए कि हिंद महासागर का निर्माण किससे हुआ है, तो दोस्तों एक सिंपल सा आपका जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी प्रक्रिया से। इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। और यदि आपका एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉरिशस द्वीप किस महासागर पर स्थित है। मॉरिशस द्वीप ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा हिंद महासागर।
नेक्स्ट है लक्षद्वीप व मालद्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों महासागरीय जलधाराओं के बारे में। महासागरीय जलधाराएं, क्योंकि दोस्तों इस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा, जो भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तय महासागर के जल के विशाल प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, यानी कि दोस्तों एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागर के जल के विशाल प्रवाह यानी उसका बहना महासागरीय जलधारा कहते हैं। जो कि दोस्तों जो धाराएं बहती हैं तो दोस्तों वो बहुत ही अधिक दूरी तक दोस्तों तय करती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों उसको हम विशाल महासागरीय जलधारा भी कहते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है गर्म जलधारा। गर्म जलधारा, यह जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर चलती है। कहाँ की ओर चलती है दोस्तों? भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर चलती है। चलिए, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ दोस्तों टेम्परेचर बढ़ा देती है। सीधी सी बात है, जब उसका नाम ही है गर्म जलधारा तो उसका टेम्परेचर तो वैसे भी दोस्तों कैसी होगा? हाई होगा। और जो ठंडी जलधारा है दोस्तों उसका टेम्परेचर दोस्तों कैसा होगा? कम होगा, उसका तापमान कम होता है। गर्म जलधारा यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। तो ये दोस्तों निम्न अक्षांशों जब उच्च अक्षांशों की तरफ बहती हैं तो दोस्तों इनकी जो जलधारा है वो दोस्तों गर्म होने लगती है। इन कारण दोस्तों इनकी जो रेखाओं इनकी जो धाराओं का तापमान होता है वो दोस्तों बढ़ जाता है। यदि ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए ये ठंडी जलधारा में जो ये अक्षांश की ओर बहने वाली जो जलधारा होती है उसको हम ठंडी जलधारा कहते हैं। जो निम्न से उच्च की ओर, उच्च से निम्न की ओर जाती हैं वो ठंडी जलधारा, जो निम्न से उच्च की ओर जाएं वो गर्म जलधारा। ये दोस्तों प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। और इन धाराएं जिन क्षेत्रों से जाती हैं तो उनका टेम्परेचर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जब दोस्तों तापमान कम हो जाएगा तो हमें क्या महसूस होगी? ठंडक। ठंडक महसूस होगी तो दोस्तों इस धारा का नाम क्या रखा गया? ठंडी जलधारा। एक पॉइंट सभी पर दोस्तों नोट बना के लिखेंगे। एक सब पॉइंट दोस्तों नोट बना के आप लोगों को लिखना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि नोट वाले जो भी पॉइंट होते हैं दोस्तों वो सभी आपके कैसे होते हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो एक बार सभी पर दोस्तों इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक नोट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए समझिएगा। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर बहती हैं। यह है कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और नया क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं के बहने का क्या कारण है? उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराओं का बहने का क्या कारण है? तो दोस्तों ये कॉरियोलिस बल के का प्रभाव से या कॉरियोलिस बल के कारण ही दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर बहती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर बहती हैं। उपरोक्त दिए गए कथन पर अपवाद है। कुछ एक्सपेंशन होते हैं दोस्तों जिसको अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन होते हैं जो कुछ आपके अपवाद होते हैं। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के बहने की दिशा मानसून निर्धारित करता है। जैसा मानसून होगा उसी दिशा में धाराएं बहेंगी। यहाँ गर्म जलधाराएं ठंडे सागर की ओर जाती हैं और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती हैं। ये कुछ अपवाद हैं जो दोस्तों मानसून पर निर्भर करता है। जब मानसून दूसरा होता है उसी प्रकार से कभी कभी गर्म जलधाराएं ठंडे सागर की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती हैं। तो आपको कुछ अपवाद भी याद रखने होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में जो कि दोस्तों आपका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी जलधाराएं हैं ऐसे ही दोस्तों आपको भी एक अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं, एक हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है एक साइड गर्म लिखना और एक साइड ठंडी। गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं और ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों गर्म जलधाराएं 4 हैं, ठंडी जलधाराएं 4 हैं। बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पहली है एल नीनो जलधारा, ये दोस्तों आपकी गर्म जलधारा है। और एक है कैलिफोर्निया की जलधारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिया की जलधारा, ये भी आपकी एक गर्म जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। सुसीमा की जलधारा, ये आपकी गर्म जलधारा है। और एक हम्बोल्ट की जलधारा जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि हम्बोल्ट की जलधारा कैसी धारा है, ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है? तो आपका जवाब हो जाएगा हम्बोल्ट यानी ठंडी।
अलास्का की जलधारा जो कि सबसे गर्म जलधारा है, और एक यूरैल की जलधारा जो कि कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप तक को यहाँ तक की सारी बातें आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। अटलांटिक महासागर की दोस्तों यदि हम जलधाराओं की बात करते हैं, ये भी आपका दोस्तों बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दोस्तों आपको जितने भी दोस्तों इसमें दी गई हैं ये तीनों आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। अटलांटिक महासागर की जितनी भी जलधाराएं हैं ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी आपसे 100% पूछी जाएंगी। पहला दिया गया है हम गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि दोस्तों सबसे अटलांटिक महासागर की सबसे गर्म जलधारा है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दूसरी है फ्लोरिडा जलधारा, ये भी आपके गर्म जलधारा जो कि अटलांटिक महासागर की जलधारा, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ब्राज़ील की जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर की जल की धारा, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये तीनों दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान से पढ़ना होगा। बात करते हैं ठंडी जलधारा की, लेब्राडोर, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की जलधारा और कनारी की जलधारा, ये तीनों जलधाराएं कैसी हैं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, जिसमें से लेब्राडोर की जलधारा और ये गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राज़ील, ये तीनों चारों रेखाएं जलधाराएं हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में आगे आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं दोस्तों हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों आपकी 3 जलधाराएं दी गई हैं, जिसमें से 2 दोस्तों आपको याद होनी ही चाहिए, 2 आपको 100% याद तो होनी ही चाहिए। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया मोजाम्बिक की जलधारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरी अगुलहास की जलधारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। बस इतना याद रखना है कि मोजाम्बिक जलधारा कैसी एक जलधारा है, गर्म जलधारा है या ठंडी, तो आपको याद रखना है मोजाम्बिक की जलधारा एक गर्म जलधारा है और अगुलहास की जलधारा ये आपकी दोस्तों गर्म जलधारा है। क्लियर। चलिए दोस्तों एक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, चलिए वो दोस्तों सही हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोजाम्बिक की जलधारा और दोस्तों अगुलहास की जलधारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कैसी हैं, गर्म जलधारा हैं। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये दोस्तों हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो आपकी दोस्तों तीनों जलधाराएं याद रखनी है कि कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर की जलधारा मिलती है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन नया है, आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यू फाउंडलैंड के समीप कौन सी जलधाराएं मिलती हैं, तो गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर ये 2 जलधाराएं ऐसी हैं जो न्यू फाउंडलैंड के समीप जलधाराएं मिलती हैं। जहां दोस्तों गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा आपस में मिल जाती हैं, वहां दोस्तों प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है। जहां पर भी दोस्तों गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं का आपस में मिलान होता है, वहां दोस्तों एक प्लैंकटन नामक एक घास होती है, वो दोस्तों वहां पर होने लगती है, उग जाती है, पाई जाती है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, यह स्थान दोस्तों मछली पालन के लिए बहुत अधिक विकसित होता है। यहाँ पर दोस्तों मछली पालन के लिए यह स्थान बहुत ही ज़्यादा विकसित स्थान है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह दोस्तों स्थान जो है आपका ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में यह स्थान दोस्तों स्थित है। क्लियर दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा, बात करते हैं दोस्तों ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा दोस्तों क्यों होता है, किस कारण होता है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। यदि आपको लग रहा हो कि ये वीडियो वाकई हमारे लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करने में आप लोग बिल्कुल भी संकोच ना करें दोस्तों। आप लोगों का दोस्तों एक लाइक दोस्तों मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों, मैं ही जानता हूँ। आप लोग जितना लाइक करते हैं, जितना सपोर्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करते हैं, उतना ही ज़्यादा में और भी ज़्यादा दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके दोस्तों इस लाइक से। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग बताया करो कि दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और जो भी दोस्तों आप इस क्लास से रिलेटेड जो भी और अन्य क्लासेस चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार सभी पर वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो भी दोस्तों कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, वो इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आए तो वो आपके पास ज़रूर पहुँचे।
और दोस्तों आप यदि हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो पाए हैं तो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके वहाँ से इसको ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी दोस्तों इस क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया जाता है, ताकि दोस्तों आपको उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल सके। और इस वीक का पूरा कंप्लीट PDF भी उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागर के जल को ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटा के बारे में आपने 5वीं और 6वीं क्लास में भूगोल की किताब में तो पढ़ा ही होगा, ऐसा मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने जिन लोगों ने यूपी बोर्ड से दोस्तों जो क्लास को पढ़ा है, तो दोस्तों आपकी 5वीं 6वीं क्लास ऐसी होती है जिसमें दोस्तों हम भूगोल के बारे में बहुत ही दोस्तों विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी वहीं से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज्वार भाटा होता क्या है कि दोस्तों जब चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करते हैं तो उस आकर्षण शक्ति के कारण दोस्तों सागर में क्या होता है, जल ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, ऊपर उठता है फिर नीचे आता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। जब दोस्तों जल ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे उठता है, तो दोस्तों उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटा का उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा क्वेश्चन, आपके एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करता है आपको वह क्वेश्चन के ऑप्शन किस प्रकार से देता है। ज्वार भाटा का उत्पन्न होने का कारण क्या है, चंद्रमा और सूर्य। क्योंकि दोस्तों जब चंद्रमा और सूर्य अपनी ओर आकर्षित होते हैं तो दोस्तों एक जल में हलचल उत्पन्न होती है जो दोस्तों जल को ऊपर ले जाती है फिर नीचे आती है। तो दोस्तों इस कारण दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। अगला पॉइंट, सागर के जल को ऊपर बढ़ने और आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागर के जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। दोस्तों ज्वार अलग है, भाटा अलग है, कोई ये एक शब्द नहीं है। देखिए जल के ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर उठना आगे बढ़ना ज्वार हो गया, गिरना नीचे की ओर भाटा हो गया। तो यानी कि दोस्तों सागर के जल को जो ऊपर उठकर आगे बढ़ता है उसको हम ज्वार कहते हैं। जो सागर के जल के नीचे गिरता है और पीछे की ओर दोस्तों एकदम लौट जाता है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो कहते हैं ना कि समुद्र में दोस्तों ज्वार भाटा आ गया है। क्लियर। चलिए बात करते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की। तो दोस्तों अमावस्या व पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी एक सीध में होते हैं। दोस्तों अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य कैसे होते हैं, ये वैसे मान लेते हैं चंद्रमा हो गया और ये आपका सूर्य हो गया। ये दोस्तों कैसे होते हैं, ये आपके एक सीध में होते हैं, बिल्कुल सीधे में होते हैं। तो दोस्तों इसी दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यानी कि दोस्तों जब चंद्रमा और सूर्य, बात आ गई ना चंद्रमा और सूर्य की, जब ये एक दूसरे की ओर दोस्तों आकर्षित होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो दोस्तों उसी दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार यानी कि सबसे ऊंचा उठा हुआ जल उत्पन्न होता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। यानी कि दोस्तों चंद्रमा का दोस्तों जो ज्वार होता है, ज्वार यानी कि समुद्र तल से उठा हुआ ऊपरी भाग, वो सूर्य की अपेक्षा दोस्तों 2 गुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट में या अधिक निकट है। क्लियर। चलिए अगला, जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि समकोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, समकोण ये होता है दोस्तों। समकोण कैसा होता है, बिल्कुल एक सीध में होता है। ये समकोण मान लेते हैं कोई समकोण अंश है, ये दोस्तों कितने अंश का होता है, सभी लोग जानते हैं समकोण अंश दोस्तों 90 अंश का होता है। कितने का होता है, 90 अंश का। 90 अंश से बने कोण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण कहते हैं। पृथ्वी के जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते 90 अंश होते तो उस दिन निम्न ज्वार होता है दोस्तों। जब ये दोस्तों समकोण बनाते हैं 90 अंश की स्थिति में होते हैं तो दोस्तों उस समय निम्न ज्वार होता है। निम्न का मतलब कम ज्वार होता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। दोस्तों आपको बता दिया है कि ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। तो दोस्तों जब पृथ्वी के जो प्रत्येक स्थान पर हमेशा 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार होता है, पृथ्वी तल से ऊपर उठता है और उसके ज्वार के ठीक 6 घंटे 13 मिनट बाद दोस्तों भाटा आता है, जो कि पृथ्वी के नीचे का हिस्सा होता है और वह लौट जाता है, तो उसको बोलते हैं भाटा।
क्लियर दोस्तों। अगला है ज्वार। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ज्वार प्रतिदिन में कितनी बार आता है, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 2 बार आता है। और एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से। पृथ्वी पर कौन सा बल से? अपकेंद्रीय बल से। इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथ कैम्पटन में प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है। यदि दोस्तों बात की जाए कि किस स्थान पर प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है, कितनी बार? प्रतिदिन 4 बार आता है, तो दोस्तों वो दक्षिण में स्थित है साउथ कैम्पटन। साउथ कैम्पटन सागर जो कि इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है, साउथ कैम्पटन, जिसमें दोस्तों प्रतिदिन ज्वार आपका 4 बार आता है। अगला है महासागर के जल का उच्चतम तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। यदि हम महासागर के दोस्तों जल का टेम्परेचर की बात करते हैं, जिसका उच्चतम यानी कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो दोस्तों महासागर के जल का जो दोस्तों हाई टेम्परेचर होता है वो दोस्तों आपका अगस्त के महीने में होता है। किसके महीने में दोस्तों? अगस्त के महीने में होता है। और दोस्तों जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है वो दोस्तों आपके फरवरी के महीने में होता है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल के बारे में। दोस्तों वायुमंडल, अब यहाँ से दोस्तों हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वायुमंडल। अब तक की दोस्तों हमने चर्चा जो की थी वो की थी दोस्तों जलमंडल पर। उम्मीद है दोस्तों आपको जलमंडल की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक पॉइंट, हमारे द्वारा कही गई सारी बातें आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ चुकी हो। कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट यदि आपका मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है दोस्तों में यहीं तक रखेंगे और धीरे धीरे निरंतर हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस पेज बाई पेज कंप्लीट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और बार बार रिवीजन भी करते जाएंगे। तो अगली वीडियो जब भी आएगी दोस्तों तो मैं यहीं वायुमंडल से दोस्तों आपका स्टार्ट होगा। आज की वीडियो हमने जलमंडल के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से ज्वार भाटा के बारे में क्लियर कर लिया है। तो आगे जब भी क्लास आएगी तो दोस्तों उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी प्यारे दोस्तों को टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें आप लोगों को लिए उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं, क्योंकि आप दोस्तों एक गवर्नमेंट दोस्तों जॉब की तैयारी कर रहे हैं और हमारा दायित्व है कि आपके सपनों को साकार करना। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की वीडियो बेहद पसंद आया होगा। और दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप लोगों के पास एक कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट किया था कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी रोजगार वेद अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान की स्टैटिक जीके जो न्यू अपडेटेड बुक आई है वो भी दोस्तों स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों इस होली में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, जो आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट करने वाली हैं टीचिंग विद आनंद चौहान। बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला है और इस होली में इस दोस्तों गिफ्ट को आप लोगों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपको बता दें उस क्लास का दोस्तों टाइम टेबल भी सेट कर दिया गया है। उस क्लास का टाइम टेबल भी सेट कर दिया गया है दोस्तों। आप लोगों की जो स्टैटिक जीके की दोस्तों जो क्लास है वो दोस्तों आपकी लाइव शाम को 6 बजे लाइव दोस्तों आपकी एक क्लास है दोस्तों, वो लाइव आपके शाम को 6 बजे यह क्लास दोस्तों आपकी होया करेगी। दोस्तों स्टैटिक जीके की यह जो बुक है हम इसमें चैप्टर वाइज दोस्तों पॉइंटों को क्लियर करेंगे। आपका दोस्तों पहला पॉइंट रहेगा भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार, इंडियन फोल्क डांसेस एंड आर्टिस्ट स्टैटिक जीके। बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे। एक बार वीडियो को देखेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। आप लोगों को कभी भी दोबारा किताब देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको कॉपी पेन साथ रख के बैठना होगा, क्योंकि नोट्स यदि आपको बनाने हैं ना बेहतरीन और शानदार, तो स्टैटिक जीके RWA की स्टैटिक जीके की बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि दोस्तों अग्निवीर परीक्षा में काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। पहले दोस्तों आपका एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जाएगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो यह किताब दोस्तों अग्निवीर विद्यार्थियों के लिए, अग्निवीर कैंडिडेटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यह कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट इस पुस्तक को देख सकता है, इस वीडियो को देख सकता है। और आपको बता दें यह वीडियो जो आपकी पहली वीडियो भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार की आएगी, इसको दोस्तों हम 2 भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसकी दोस्तों लगातार 2 वीडियोस आएंगी, 2 क्लासेस इसकी होगी, जिसमें हम 2 क्लासों में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाएंगे। तो इसको 2 क्लासों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इस क्लास का दोस्तों टाइम नोट कर लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। शाम को 6 बजे ये क्लास दोस्तों रोजाना आपकी टीचिंग विद आनंद चौहान पे
लाइव चलेगी। और साथ में 8 बजे आपको येलो बुक तो आपकी चलती रहेगी, येलो बुक आपकी क्लास बंद नहीं होगी दोस्तों, येलो बुक भी चलेगी और आपकी स्टैटिक जीके भी चलेगी। स्टैटिक जीके का टाइम शाम को 6 बजे और येलो बुक का टाइम शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे दोस्तों आपकी येलो बुक होगी और शाम को 6 बजे दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके की क्लास लाइव चलेगी। तो दोस्तों इस ब्रह्मास्त्र बैच में आपको ब्रह्मास्त्र दिए जाएंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में आप दोस्तों इसका सही इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों तैयार रहिएगा, शाम 6 बजे आपको दोस्तों पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बहुत ही जल्द। आपके पास दोस्तों कल तक ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, कल तक दोस्तों आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आप लोगों की क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है। टाइम आप लोगों के लिए निर्धारित कर दिया गया है 6 बजे, शाम को 6 बजे आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर तैयार बैठना और ये इसका नोटिफिकेशन आपको दोस्तों कल तक ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों तैयार रहिएगा इस स्टैटिक जीके को मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आगे भी बढ़ेंगे। कल की क्लास में दोस्तों हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों स्टैटिक जीके का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि स्टैटिक जीके का पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।